गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति एवं पूर्ति की लोच, है ना। अब आप कहेंगे पूर्ति क्या होती है ना। तो अब हम सबसे पहले पूर्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो पूर्ति शब्द का जो अर्थ है वो किसी भी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई भी उत्पादक एक निश्चित समय या एक निश्चित कीमत पर बाज़ार में बेचने के लिए तैयार रहता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं, है ना। जैसे गेहूं की पूर्ति सपोज़ कर लीजिए 2000 क्विंटल की है ना। सपोज़ हमने माना ऐसा है, ठीक है। पर आज बाज़ार में क्या है, 500 क्विंटल ही गेहूं है, तो उसकी कीमत हमने कितनी लगाई, 1800 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत लगाई है ना। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ति, क्योंकि हमारी पूर्ति कितनी है, 500 क्विंटल की है आज बाज़ार में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई, मतलब पूर्ति की विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई, यानी पूर्ति की, वस्तु की पूर्ति की वो मात्रा जो हम बिक्री के लिए बाज़ार में हमेशा उपलब्ध रहती है ना। मतलब बेचने के लिए हमारे पास में जो मात्रा अवेलेबल रहेगी, ये जो क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सप्लाई, ठीक है। फिर दूसरी है विलिंगनेस टू सेल, है ना। बेचने की इच्छा भी होना चाहिए। मतलब पूर्ति का संबंध किससे होता है, एक निश्चित समयावधि या टाइम पीरियड से होता है, उस टाइम पीरियड में वो विलिंगनेस के साथ में बेचने की इच्छा भी हो उसकी। अगर कोई व्यक्ति बेचना ही नहीं चाहता है तो आप उसको खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत, है ना। अब हमारे पूर्ति के लिए वस्तु की कीमत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वस्तु की कीमत ही हमारे पास सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, वस्तु को बेचने में भी असमर्थ हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, वस्तु की कीमत भी होना चाहिए। अब इसके बाद है पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमारी समयावधि है ना। अब हमारे पास में समयावधि कैसी है, मतलब विक्रेता इसको बाज़ार में बेचने के लिए एक पर्टिकुलर निश्चित समय पर तैयार भी होना चाहिए। अगर वो बाज़ार में उस वस्तु को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है तो भी क्या होगा, वस्तु बिकने में इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मार्केट में कितनी प्रकार की पूर्ति होती है, 2 प्रकार की पूर्तियाँ होती है। एक इंडिविजुअल सप्लाई होता है, इन्हें व्यक्तिगत पूर्ति, और दूसरी होती है बाज़ार की पूर्ति, है ना, जो हम मार्केट सप्लाई के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब व्यक्तिगत पूर्ति जो होती है वो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, यानी वो क्वांटिटी होती है पूर्ति के लिए जो कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को इंडिविजुअल फॉर्म में एक पर्टिकुलर प्राइस या स्पेसिफिक मार्केट में मिलती है। मतलब कोई भी वस्तु एक फर्म द्वारा बाज़ार में की गई पूर्ति को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं, है ना। और व्यक्तिगत पूर्ति और बाज़ार पूर्ति में पूर्ति के आवश्यक तत्व, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या है, निश्चित समय और निश्चित कीमत। ये दोनों ही व्यक्तिगत पूर्ति के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन दोनों के बिना हम व्यक्तिगत पूर्ति को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मार्केट सप्लाई की तरफ, ठीक है, यानी बाज़ार पूर्ति। वस्तु का उत्पादन या विक्रय करने वाली सभी फर्में, है ना। मतलब मार्केट सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी हमारी जो वस्तु की मात्रा है ऑफर्ड फॉर सेल, जो कि हम सेल करने के लिए फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसको निर्माण करते हैं, है ना। तो कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस, जो कि हमको एक पर्टिकुलर प्राइस पर हमको पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल रहती है ना। बाज़ार पूर्ति का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का उत्पादन या विक्रय करने वाली सभी फर्म में जब वस्तु को बाज़ार में बेचने के लिए प्रस्तुत करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, बाज़ार पूर्ति, या इसको हम उद्योग पूर्ति भी कहते हैं। मतलब ये बाज़ार पूर्ति उद्योग पूर्ति भी कहलाती है और बाज़ार पूर्ति भी कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सप्लाई की, ठीक है। सप्लाई क्या होती है,
सप्लाई इन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटी, है ना। अब इकोनॉमिक्स में अगर हम सप्लाई की बात करें तो उसको हम वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। विच प्रोड्यूसर्स ऑफर्स फॉर सेल, जिसमें प्रोड्यूसर क्या करता है, ऑफ़र करता है सेल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम एट वेरियस प्रिवेलिंग, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग प्रिवेलिंग प्राइजेस में उसको क्या करता है, बेचने के लिए रेडी रहता है। एंड सिंपली रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल, इसको सप्लाई शेड्यूल भी कहा जाता है। पूर्ति शब्द से हमारा तात्पर्य रहता है उत्पादक द्वारा बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तुत की जाने वाली किसी वस्तु की उच्च मात्रा से है, जो एक निश्चित समय पर विभिन्न प्रचलित कीमतों पर उपलब्ध रहती है। इसको हम पूर्ति तालिका या अनुसूची भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटी सप्लाइड की तरफ, है ना, यानी पूर्ति की मात्रा। अब पूर्ति की मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। क्वांटिटी सप्लाइड में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है एक कमोडिटी के लिए, विच अ प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू ऑफर, जिसमें प्रोड्यूसर रेडी होता है ऑफर फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस में बेचने के लिए वो तैयार रहता है। मतलब पूर्ति की मात्रा से तात्पर्य हमारा रहता है किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। और पूर्ति की मात्रा पूर्ति की तालिका का ही एक अंग होती है ना, जिससे हम उस पूर्ति तालिका के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूर्ति को क्या कर सकते हैं, पूर्ति को हम हमारी पूर्ति को बाज़ार के थ्रू क्या कर सकते हैं, वस्तु को ले सकते हैं या खरीद कर उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे स्टॉक की, है ना। अब स्टॉक क्या है, स्टॉक हमारी वस्तु की वो मात्रा होती है जो किसी समय विशेष पर बाज़ार में विक्रेताओं अथवा उत्पादकों के पास उपलब्ध होती है ना। जबकि पूर्ति वह मात्रा होती है जिसे हम किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार होते हैं, वो होती है हमारी पूर्ति। जबकि स्टॉक क्या है, बाज़ार में उपलब्ध जो हमारे पास में विक्रेताओं और उत्पादों के पास जो वस्तु होती है उसको हम स्टॉक कहते हैं, है ना। अगर अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहें तो हम अनसोल्ड गुड्स को स्टॉक कहते हैं। स्टॉक रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी की टोटल क्वांटिटी या अवेलेबल जो रहती है फर्म के लिए, उससे हम टाइम और सप्लाई के अकॉर्डिंगली उसको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब पूर्ति के निर्धारक तत्व, ठीक है। अब देखिए हमारी पूर्ति के कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। सबसे पहले तो हम पूर्ति को निर्धारित किससे करेंगे, सबसे पहले उसकी कीमत से, मतलब वस्तु की कीमत है, वस्तु की पूर्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ना। तो वस्तु की अधिक कीमत से उत्पादक को अधिक लाभ होता है ना। तो अतः पूर्ति भी वह अधिक करता है। अगर इसके विपरीत क्या हो जाएगा, इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट, अगर कीमत कम होगी तो लाभ भी कम होगा और उत्पादक क्या क्या करेगा, पूर्ति भी कम कर देगा। तो क्या होगा, किसी भी वस्तु की पूर्ति और कीमत का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। अब इसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस की हम बात करेंगे तो किसी भी वस्तु की पूर्ति उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है ना। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक विक्रेता चाय और कॉफ़ी दोनों का विक्रय कर रहा है, यानी दोनों बेचता है वो, अगर है ना, तो आपको बाज़ार में अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विक्रेता चाय के बजाय कॉफ़ी की पूर्ति बढ़ा देगा, है ना। इससे क्या होगा, चाय की पूर्ति घटेगी और कॉफ़ी की पूर्ति में वृद्धि होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्थानापन्न वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो क्या होंगे, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होगा, हमारा सब्स्टिट्यूट, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उसकी कीमत और पूर्ति में भी कैसा होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है ना, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, उद्योग में फर्मों की संख्या।
है ना। अब बाज़ार में अगर किसी वस्तु की पूर्ति, है ना, उद्योग में फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अगर अधिक है तो पूर्ति अधिक होगी, अगर फर्मों की संख्या इसके विपरीत अगर कम है तो पूर्ति भी कम हो जाएगी, है ना। फिर है फर्मों का उद्देश्य। बाज़ार में किसी भी वस्तु की पूर्ति पर फर्म के उद्देश्य का क्या होता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स बहुत मायने रखते हैं। यदि फर्म का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट फियरिंग है या अधिक से अधिक लाभ कमाना है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति की जाएगी, मतलब ज़्यादा कीमत पर माल बेचेगा, है ना। पर अगर इसके विपरीत फर्म का उद्देश्य बिक्री या उत्पादन को अधिकतम करना है तो वो क्या करेगा, जो बाज़ार में प्रचलित कीमत है ना, जिस पे लोग आसानी से उस वस्तु को खरीद लेंगे, उस पर पूर्ति करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है। अब इसके बाद 5th पॉइंट है उत्पादन साधनों की कीमत या फिर प्राइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, मतलब हमारे विभिन्न साधन जो हैं उत्पादन के, है ना, उसमें कीमत और पूर्ति का क्या रहता है, विपरीत संबंध होता है ना। आपको सभी को इतनी चीज़ों से तो समझ में आ गया है ना। अगर उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, वस्तु की विशेष लागत में भी वृद्धि हो जाएगी, तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, पूर्ति कम हो जाएगी, है ना। जैसे मार्केट में अगर वेजिटेबल्स महंगे हो जाते हैं तो निश्चित सी बात है वेजिटेबल्स घर में आना कम हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी टमाटरों की कीमत बढ़ गई थी तो टमाटरों का कंजम्पशन, यानी टमाटरों का उपयोग हमने कम कर दिया था, है ना। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो क्या कर दिया है, लोगों ने अपनी कारों को चलाना बंद करके 2 व्हीलर पे आ गए हैं, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम पूर्ति में क्या कर देते हैं, परिणाम स्वरूप पूर्ति कम हो जाती है। अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, तकनीकी स्थिति, है ना। अब इसमें हम तकनीकी स्थिति की बात करें तो वस्तु की पूर्ति पर तकनीकी ज्ञान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि तकनीकी ज्ञान के कारण क्या होगा, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके हम अधिक उत्पादन करेंगे। जब अधिक उत्पादन होगा तो निश्चित सी बात है पूर्ति भी अधिक होगी और फ़ायदा भी फर्म को ज़्यादा होगा। फिर है 7th पॉइंट है भविष्य में संभावित कीमत, है ना। जब भी किसी वस्तु की कीमत को हम फ्यूचर के एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंगली हम पूर्ति के आधार पर प्रभावित करते हैं तो क्या होगा, फ्यूचर में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना रहती है, तो वर्तमान में उसकी पूर्ति घट भी जाती है। इसके विपरीत अगर कीमत घटने की संभावना होती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी, है ना। जब लोगों को लगता है कि नहीं भाई कीमतें कम होने वाली है तो लोग क्या करते हैं, पूर्ति बढ़ा लेते हैं। जैसे ही कीमतें कम होती है लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं, है ना। अब इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी का भी प्रभाव पड़ता है हमारी पूर्ति पर, सप्लाई पर। किसी वस्तु की पूर्ति देश की कर नीति यानी टैक्स पॉलिसी पर भी डिपेंड करती है ना। सरकार वस्तु पर अधिक करारोपण अगर करती है या अधिक टैक्स वसूल करती है तो उस वस्तु की लागत बढ़ जाती है, जिससे पूर्ति क्या होती है, पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ति कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पूर्ति को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स।